हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आज क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और आप लोग इतना कमेंट काय करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब हम बोल ही दिए हैं, शेड्यूल दे ही दिए हैं कि वीडियो आपको मिल जाएगा इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो काहे परेशान होते हैं? और आपको पता है दिन भर हम करते क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि एक वीडियो नहीं अपलोड कर सकता है। भाई हम काम करते रहते हैं, ये इस तरीके कोडिंग वोडिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, परेशान मत होइए, टाइम टू टाइम आपको चीज़ें मिल जाएगी। और आज टेस्ट कैसा क्या लगा वो भी बता दीजिएगा। जो जो लोग नहीं दिए हैं बहुत गलत कर रहे हैं। टेस्ट दीजिए तभी कुछ होगा। सिर्फ आप लोग वीडियो देख देख के पास नहीं हो सकते, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा कि भाई आपका क्या स्थिति है अभी, और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ पढ़ते टाइम हर इंसान को लगता है कि हाँ हम तो कर ही लेंगे, लेकिन जब आप रियल टाइम एग्जाम देते हैं एकदम प्रॉपर बैठ के, और सेम टू सेम ऐसा ही होगा, 2.5 आवर का होगा, मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, और इसी तरीके जो मैंने सीक्वेंस दिया है इसी सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन रहेंगे। वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा से रहेंगे, जिसमें कि क्या बोलते हैं उसको, आर्ट और टीचिंग आर्ट्स से रहेगा आपका 30, 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 रीजनिंग के, 5 आपके जीके के, और 5 ईवीएस के रहेंगे। तो इसी तरीके का पैटर्न था। 100 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से थे, और हर क्वेश्चन का जिस तरीके का वेटेज होता है उसी तरीके का रखने का कोशिश किए थे। मोस्टली प्रीवियस ईयर थे, फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में जब आपको कार्ड या ग्रुप में अपलोड, जब ये वीडियो देख रहे होंगे उससे पहले अपलोड हो जाएगा रैंक कार्ड, तो कुछ ही लोग हैं जो सीरियस होकर दे रहे हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग आईडी बनाया है, लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं भाई। तो टेस्ट नहीं दे रहे तो फिर बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है। पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट खरीद के आप सोच रहे हैं कि बस एस्टेट कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा। सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। सर्टिफिकेट तो बहुत आदमी लेता है, बहुत लोग बीटेक इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ, बीसीए करके बैठा हुआ, जॉब नहीं होता भाई। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ होगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत भारी भरकम टॉपिक है, और एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस का जान है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो करिएगा क्या? ये जो आप देख रहे हैं, हम जो अभी कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी चीज़ें हो रही है। ठीक है। और आप लोग भी कोई चीज़ चला रहे हैं, एक तरीके से मोबाइल चला रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए। तो वो है तभी आप उसमें चीज़ें कर पा रहे हैं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर साइंस चल ही नहीं सकता। अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक पूल का काम करता है। जैसे अभी आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो सीपीयू होगा। ठीक है। सीपीयू के अंदर अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो क्या हो गया? हार्डवेयर है, आप उसको छू सकते हैं। और आप इधर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपके हाथ में माउस है। माउस से अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो कहाँ कीजिएगा? जब तक कि आपके पास कोई ऐसा चीज ना रहे कि जो आप यहाँ से दबा रहे हैं वो ले जाए हार्डवेयर तक, और जो चीज आप किए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट लेके आए। ये बीच का जो पुल वाला काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक तो होता है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो आप देखते हैं, फोटोशॉप चला रहे हैं, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर, लेकिन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर। ये इसको जो है ना कंप्यूटर यूज करता है कोई भी चीज को करने के लिए। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिस चीज को आप छू सकते हैं एक तरीके से। तो हार्डवेयर जैसे इसमें लगा हुआ है कि स्पीकर लगा हुआ है कंप्यूटर में। ठीक है। और अलग अलग चीज लगे हुए हैं, जो नाम हमको बताएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। प्रोसेसर है, रैम लगा हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन उसको आप टच तो कर सकते हैं, लेकिन वो टच करने से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उसको काम करवाता कौन है? आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कौन करवा रहा है? काम करवा रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। मतलब जैसे आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हो, ठीक है, जैसे फाइल ओपन करना, सॉन्ग चलाना, तो ओएस ही वो कमांड समझता है और हार्डवेयर से काम करवाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपका कंप्यूटर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें
कस्टमर जो है वो यूजर है और सेफ जो है वो हार्डवेयर है, जैसे आपका सीपीयू, मेमोरी, ये सब। वेटर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूजर जो है वो सेफ के पास तो डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता है कि भैया हमको बना के दो। रोड साइड में हो सकता है ये चीज, लेकिन जो रेस्टोरेंट में कैसे होता है काम? सेफ आता है, सेफ अंदर रहता है जो बनाता है सारा चीज, वेटर रहता है वहां पर। वेटर क्या करता है? आपसे चीजें लेता है कि भाई क्या चाहिए आपको। आप बोले कि पिज्जा लेके आओ, तो वो कहाँ जाएगा? वो सेफ के पास जाएगा कि महाराज एक मालिक आए हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमको पिज्जा चाहिए। तो अब क्या करता है? जो सेफ होता है वो बनाता है चीज, और फिर बना के किसको देता है? वेटर को देता है। फिर वेटर लाके यूजर को देता है, यानी कस्टमर को देता है। सेम कंप्यूटर में है। आप क्या बोले? माउस लिए और यहां से बटन दबा दिए कि भैया ये गाना प्ले करो। 2 बार बटन दबाएं, गाना प्ले होना चाहिए। अब ये जो प्ले होगा ये कैसे होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कमांड लिया कि मालिक बैठा हुआ कुर्सी पे, ठीक है, कान में हेडफोन लगाया हुआ है और कह रहा है कि गाना बजाओ। तो वो कमांड लिया, गाना बजाओ। कौन सा गाना? जो भी आपको पसंद है, चाहे भोजपुरी, हिंदी, बंगाली, कुछ भी। अब वो कमांड लेके गया किसके पास? हार्डवेयर के पास, सीपीयू के पास, मेमोरी के पास। अब वो सारा कुछ गणित अंदर चला कि ये गाना कहाँ पड़ा हुआ भाई, मेमोरी से लेगा, फिर सीपीयू जो इसको रन करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर से रन करवाना है, वो सारा कुछ अंदर में हार्डवेयर डिसाइड किया। फिर उसके बाद गाना बजाया, और बजाया, प्रोसेस चला दिया, और उस प्रोसेस को ला के फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कान में फूंक दिया, लो सुनो मजे से। तो ये पूरा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर कैसा हो, फंक्शनल कैसा हो। तो ओएस का मेन काम क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सीपीयू, मेमोरी, फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सबका यूज मैनेज करना कि किसका यूज कैसे होगा, इसको मैनेज करने का जो काम होता है ये कहलाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के लिए, जब एक साथ 3 ऐप चल रहे हैं, जैसे यूट्यूब भी चला रहे हो, क्रोम ब्राउजर चल रहा है, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन चल रहा है, व्हाट्सएप वेब भी तो होता है, मोबाइल का नहीं कह रहे, तो ओएस डिसाइड करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी ऐप को सीपीयू कब और कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये रिसोर्स को मैनेज करने का, पता चले कि व्हाट्सएप वेब खुला हुआ है लेकिन यहां पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऐसे ही खोल के आप छोड़ दिए हैं, तो इसको रिसोर्स कम देगा वो। इसको क्यों देगा जब यहाँ पे कुछ प्रोसेस ही नहीं चल रहा, सिर्फ आपने साइड में खोल के छोड़ दिया है, एसटीडी मोड में पड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में ये रिसोर्स जो मैनेज करता है किसको कितना पावर देना है, कितना चीजें, ये कौन करता है? ये रिसोर्स मैनेजमेंट का वर्किंग होता है। फिर होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। हर चलने वाले प्रोग्राम को प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, हर चलने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, मतलब रनिंग में है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। ओएस उन सबको हैंडल करता है, कौन चल रहा है, कौन वेट कर रहा है, कब स्विच ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये सारा कुछ जो प्रोसेस जो चीजें होती है ना, ये ओएस करता है। लेकिन ये जो करना जो होता है कि कौन चल रहा है, कौन वेट कर रहा है, कौन ऑफ हुआ है, ये किस में आता है? ये प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, इसके बाद होता है मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ पे हम बार बार मेमोरी की बात करेंगे, तो मेमोरी का बात करेंगे तो इसका मतलब ये समझिएगा ये हम रैम की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। बार बार मेमोरी मेमोरी बोलेंगे तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, यहाँ रैम की बात होगी सिर्फ। मेमोरी मैनेजमेंट। अब रैम का सही यूज, किसको कितना मेमोरी देना है, कब वापस लेना है, ये कहाँ मैनेज होता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट में से मैनेज होता है। फिर होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल बनाना, उसको रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, सब ओएस के थ्रू होता है। आप ऐसे राइट क्लिक करते हैं और डिलीट दबा देते हैं, तो वो कैसे होता है भाई? वो भी काम फाइल मैनेजमेंट के अंदर ओएस ही करता है। फिर आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जैसे पासवर्ड सिस्टम, फाइल परमिशन, एंटीवायरस इंटीग्रेशन, सब ओएस मैनेज करता है। ये सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है कि आप किसी फोल्डर में पासवर्ड लगा रहे हैं तो ये सिक्योरिटी के अंदर आ गया, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। फिर आता है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस मतलब कि मान लिया जाए, अभी हम क्या दिखाएं आपको, चलिए
ये दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए ये है, ये जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है मेरा ये पूरा, ये है, इसको क्या बोले, यूजर इंटरफेस। जो आपको दिख रहा है वो हो गया इंटरफेस, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, कैसे होता है, देखिए कमांड लाइन जैसे DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये ग्राफिकल के थ्रू यूजर को इंटरेक्ट करने का मौका देता है, ठीक है। एक मिनट फिर से इसको बताते, कमांड लाइन जैसे DOS पहले एक आता था, जैसे अभी हम लोग क्या विंडो चला रहे हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो है, विंडो 10, विंडो 11, इससे पहले था विंडो 8, विंडो 7 सुने होंगे, विंडो XP था बहुत पहले। तो इस तरीके का जो प्रोसेस चल रहा है ये चल रहा है विंडो। इससे पहले अभी भी है, इससे पहले आता था एक डॉस, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसे चलता था, ये कमांड लाइन से चलता था। ये ग्राफिकल चीज आपके सामने, आपको अगर कोई फाइल खोलना होता था कमांड लिखते थे, ठीक है, ब्लैक कलर का स्क्रीन पे कमांड लिखते थे, उससे चीजें होती थी। यहाँ तो क्या है कि यहाँ माउस से लिए ऐसे ऐसे कर दिए, चीजें हो गई। ये हो गया आपका विंडो। विंडो सिस्टम में क्या है कि ग्राफिकल चीजें आपको दिख रही है, आंखों के सामने सारा कुछ दिख रहा है कहाँ पे क्या रखा हुआ। लेकिन डॉस में क्या था, कमांड लाइन से चीजें हम लोग करते थे। चलिए अब आगे बढ़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OS, जैसे आपके कंधे पर भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नौकरी लेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, बहन है तो बहन की शादी करवानी है, पापा मम्मी एज हो रहा है तो उनका भी सहारा बनना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है आपके ऊपर भी। ऐसे OS के ऊपर भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या है भाई, पहला है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि किसको कितना मेमोरी देना है, CPU का कितना पावर किसको देना है। एग्जाम्पल, जब दो प्रोग्राम एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, OS डिसाइड करेगा कौन पहले करेगा। अब मान लीजिए प्रिंटर है, वहां दो प्रोग्राम प्रिंट करना चाह रहा है, लेकिन किसका प्रिंट पहले निकलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, रिसोर्स एलोकेशन में सिर्फ ये जो आपका OS है ये डिसाइड करके बताएगा। प्रोसेस कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल प्रोग्राम के बीच कोऑर्डिनेशन, ऑडियो प्लेयर और ब्राउजर दोनों एक साथ चल रहे हैं, आप गाना भी सुन रहे हैं और ब्राउजर पे कुछ अपना ChatGPT से बात भी कर रहे हैं, ये कौन कहाँ डिसाइड होगा, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन में होगा। फाइल मैनेजमेंट, डेटा स्टोर करना और रिट्रीव करना, सेव एज ऑप्शन OS के फाइल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एरर हैंडलिंग, एरर डिटेक्ट करना और मैसेज देना कि भैया गलती हो गया, जैसे नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है, लो मेमोरी हो जाता है, कभी कभी मेमोरी फुल हो गया तो बताता है ना भाई कि मेमोरी फुल हो गया आपका। फिर सिक्योरिटी है, अनऑथराइज एक्सेस से बचना, लॉगिन पासवर्ड या फायरवॉल जो होता है ये सारा कुछ। इसीलिए बोले थे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम उतना पावर में थे नहीं, इस कारण आप लोगों को बोले थे कि हम नेक्स्ट दिन करवाएंगे, इसीलिए कल मल्टीमीडिया करवा दिए थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इससे आता है। और सिर्फ यहाँ पे बात नहीं है, इसका बात TRE तक चलेगा। अब नीड फॉर मॉनिटर, कमांड इंटरप्रेटर। अब देखिए ओल्ड कंप्यूटर में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये ग्राफिकल है, ये जो आप स्लाइड, अरे यार क्या हो गया, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये ग्राफिकल इंटरफेस है। पहले ओल्ड वाले में क्या था, सब कमांड लाइन है, काला बिल्ला था, दिखाई देते हैं आपको, आप लोग समझिए कैसे कमांड लाइन है। ये होता है कमांड लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे CD कुछ भी दे दिए, अब ये होगा नहीं, एरर देगा ये, ठीक है। इस तरीके का जो चीज होता था पहले जो OS था वो ऐसे चलता था, ठीक है। फाइल बनाना हो तो यहाँ कुछ कमांड देते थे, उस तरीके से काम करता था, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए MS-DOS में क्या लिखते थे, ये देखो, तो एक कमांड इंटरप्रेटर चाहिए था जो यूजर के लिखे हुए कमांड को समझे और OS को बोले कि क्या करना है, ठीक है। कैसे, जैसे C:/ और dir लिखा, इसका मतलब हो गया, समझता था है और फोल्डर का कंटेंट दिखाता था, मतलब कि डायरेक्टरी का फोल्डर और कंटेंट दिखा देता था। तो इस तरीके से कुछ कमांड होते थे जो हम रन करते थे, वो ब्लैक स्क्रीन पे उससे चीजें होती थी। आज के OS में क्या है, विंडो, लाइनक्स, मैक OS में भी कमांड इंटरप्रेटर होता है, जैसे कमांड अभी जो दिखा है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट था, OS का कमांड प्रॉम्प्ट था। कुछ चीजें हम लोग अभी भी कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं, मतलब आदत हो गई है, ठीक है। आप लाइनक्स में जाइए तो वहां टर्मिनल नाम से होता है। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है भाई, सब प्रोग्राम एक साथ बैच में सबमिट हो। बैच मतलब कि अब जैसे बोलता है ना, ये 5 लोगों का बैच था, ये 10 लोगों का बैच है, मतलब कि ग्रुपिंग। यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है। मेनली ओल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता था। एग्जाम्पल पेरोल सिस्टम, तो यहाँ पे पेरोल सिस्टम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सब एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप एक साथ प्रोसेस होता है, मतलब ग्रुप में प्रोसेस होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं। मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुपिंग वाला काम करता था, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। ओल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता था। फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हर यूजर को एक छोटा टाइम स्लॉट मिलता था। एक सीपीयू मल्टीपल यूजर को सर्व करता है एक के बाद एक, और एक छोटा टाइम फ्रेम मिल जाता था। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, कई लोग एक ही सर्वर पे काम करते हैं पर सिस्टम सबको अपना टर्न देता है। फिर उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स तुरंत और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, जैसे डिले अलाउड है ही नहीं इसमें। जैसे एरोप्लेन का सिस्टम, अब पता चले एरोप्लेन के सिस्टम में मोड़ना है टक से इधर, वो सिस्टम दिया, वो मुड़ा ही नहीं, 1 सेकंड बाद मुड़ा, रिस्पॉन्स ही नहीं किया उस टाइम, गए स्वाहा। सेल्फ ड्राइविंग कार आजकल ऑटो मोड पे चलता है, टेस्ला का कार है। आप बैठिए साइड में, पीछे बैठ जाइए, मजे करते रहिए अपनी वाली के साथ, और इधर कार ड्राइव कर रहा है, वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है कि आगे एक भैंस आया, कि चील आया, कि कौवा आया, ठीक है। अब वो मान लीजिए सामने आ गया कि भैंसा जा रहा है, फुल स्पीड में कार है, वो इंस्टेंट उसको रिएक्ट ही नहीं कर पाया, रियल टाइम में वो समझ ही नहीं पाया, और उसके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं कर पाया, तो एकदम बढ़ जाइएगा, मजा मजा ही रह जाएगा, सजा मिल जाएगा आपको। तो ये चीज कहाँ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है भाई, मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़कर एक सिंगल सिस्टम जैसे काम करते हैं, ठीक है। रिसोर्स और वर्कलोड शेयर होता है। एग्जाम्पल गूगल सर्वर, दुनिया भर में मशीन जुड़कर एक लार्ज ओएस की तरह काम करता है। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड होते हैं और सीपीयू एक के बाद एक रन कर देता है। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं जो पैरेलल में काम करते हैं। एग्जाम्पल मल्टी प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल, आपका पीसी यूट्यूब, वर्ड फाइल और क्रोम एक साथ चला रहा है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, मॉडर्न लैपटॉप में 4 से 8 कोर होते हैं, एक साथ मल्टीपल काम करते हैं, ये इंटरनल बात हो गई। 3 कोर प्रोसेसर, 4 कोर प्रोसेसर, 8 कोर प्रोसेसर, ऐसे करके कुछ चीजें होती है, आप लोग आगे पढ़िएगा। फिर आता है सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ ओएस, ये क्या होता है भाई, ओएस के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये सब मॉड्यूल एक स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे डिबगिंग और डेवलपमेंट इजी हो जाता है। अभी छोटा छोटा इसका डिफिनेशन आपको ऊपर दे ही दिए हैं। अब आता है हिरारिकल एंड लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओएस, ये क्या होता है भाई, लेयर्ड ओएस का मतलब है ओएस को लेयर में डिवाइड किया गया है, हर लेयर अपने नीचे वाले लेयर से सर्विस लेता है और ऊपर वाली लेयर को सर्विस देता है। एग्जांपल लेयर्ड स्ट्रक्चर का देखें, हार्डवेयर लेयर, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी लेयर, फाइल मैनेजमेंट लेयर, यूजर इंटरफेस। यूनिक्स सिस्टम में लेयर्ड स्ट्रक्चर यूज होता है। एक क्या बताएं आपको, लाइनेक्स, अब यूनिक्स भी आ गया, इस तरीके का अलग अलग। और अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, ये विंडो सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो आईपैड जो होता है, आईपैड नहीं, मैकबुक आप सुने होंगे, एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसमें क्या होता है, मैक ओएस होता है, मैक ओएस, ठीक है। और जो आप कंप्यूटर ये मोबाइल चला रहे इसमें क्या चलता है, एंड्रॉयड चलता है। और जो एप्पल का होता है उसमें क्या चलता है, iOS, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनपुट आउटपुट मेथड एंड इंटरप्ट स्ट्रक्चर। जब हम इनपुट आउटपुट करते हैं, कीबोर्ड प्रिंटर, कीबोर्ड से इनपुट दिए, प्रिंटर से आउटपुट लिए, ओएस काफी मेथड यूज करता है, जैसे प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट। सीपीयू वेट करता है कि जब तक इनपुट आउटपुट कंप्लीट ना हो जाए, स्लो मेथड है ये। दूसरा है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, जिसमें सीपीयू दूसरा काम करता रहता है और जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट होता है तो इंटरप्ट सिग्नल आता है। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डेटा डायरेक्टली मेमोरी में ट्रांसफर होता है विदाउट सीपीयू इंटरफेरेंस, बिना सीपीयू के इंटरफेरेंस से डेटा डायरेक्टली मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है, फास्टेस्ट मेथड है ये। जब आप पेन ड्राइव में फाइल कॉपी करते हैं और बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है तो डीएमए या इंटरप्ट आईओ ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
DMA मतलब ये वाला फास्ट मेथड काम करता है। अब दूसरा चैप्टर है अपना क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तगड़ा, क्योंकि इसी में सारा कुछ रामायण है कि कैसे OS प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेस क्या होता है भाई, ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब जब एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होकर CPU पे चलने लगता है तब वो एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है, अभी पिछले कुछ वीडियो में हम बताए थे, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हम बोले कि पहले 2+2 कर दो, फिर जो इसका रिजल्ट हो इसमें 5 और जोड़ दो, फिर जो रिजल्ट है उसमें 8 जोड़ दो। तो ये इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये है क्या, अपना प्रोग्राम है। और इसी प्रोग्राम को जब प्रोसेस मतलब कि स्टार्ट हो जाता है ये प्रोग्राम, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, जैसे प्रोग्राम कोड, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है, मतलब कि जो काम होना है वो प्रोग्राम है। फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन लिखे हैं भाई, पहला ये है दूसरा ये है, तो वो कौन सा, इसको बोलते हैं PC, प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है स्टैक, फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल स्टोर करता है। डेटा सेक्शन, इसमें क्या होता है, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होता है। अब स्टैक में क्या होता है, फंक्शन कॉल और लोकल वेरिएबल। डेटा सेक्शन में ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल। फिर आता है हीप, डायनेमिक मेमोरी रन टाइम में एलोकेट होती है। ठीक है, और OS पर प्रोसेस के लिए एक PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन करता है, जिसमें प्रोसेस का ID, स्टेट, प्रायोरिटी, मेमोरी इन्फो, रजिस्टर, etc लिखा होता है। ठीक है, अब देसी एग्जांपल में समझिए, सेफ वाला कुछ कहानी बताते हैं। सोचो एक रेस्टोरेंट है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैनेजर है और प्रोसेस जो है वो सेफ है। अब प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस की बात करें, लड्डू बनाने का एक रेसिपी है, रेसिपी लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है, मतलब ऐसे ऐसे होगा। तो ये क्या हुआ, लिखा हुआ है, तो ये हो गया प्रोग्राम। जब सेफ एक्चुअल में उस प्रोसेस, उस प्रोग्राम जो स्टेप लिखा हुआ है उसको करना स्टार्ट कर देता है, तो वो कहला जाता है अपना प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस क्रिएशन, ये क्या होता है, मैनेजर जो है OS एक तरीके से वो बोलता है कि सेफ को कि आज लड्डू बनाना स्टार्ट करो। एक सेफ है रमेश नाम का, उसको बोलता है मैनेजर कि लड्डू बनाना स्टार्ट कर दो आज के डेट में। ये कौन बोला, एक तरीके से OS बोला किसी एक प्रोसेस को, किसी एक प्रोग्राम को, अब तू स्टार्ट हो जा भाई। अब सेफ रमेश क्या किया, न्यू प्रोसेस किचन हो गया, मेमोरी इसका में काम आता है और इंग्रेडिएंट यानी कि उसका जो सामान जो जो चीज लगेगा वो लेता है, लोड प्रोग्राम कर देता है, काम स्टार्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। OS उसके लिए एक PCB बनाता है। ठीक है, PCB अभी देख लिए थे हम लोग, कहाँ था PCB, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाता है। इसमें उसका पूरा डिटेल रहेगा, ID, स्टेट, प्रायोरिटी क्या क्या है, ये सारा कुछ वो बना देगा OS। अब क्या प्रोसेस बनाएगा, PCB बनाएगा। जैसे सेफ हो गया अपना रमेश, डिश हो गया लड्डू क्या बन रहा है, स्टेट हो गया रनिंग कंडीशन में क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है, टाइम ड्रिवन 10 मिनट का टाइम लगेगा, प्रायोरिटी मीडियम है इसका। ठीक है, इतना चीज बना के छोड़ दिया। तीसरा है प्रोसेस स्टेट, सेफ काम करते हुए अलग अलग स्टेट्स में होता है। जैसे न्यू स्टेट में क्या होगा, सेफ अभी किचन में एंटर हुआ, नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो अभी जस्ट एंटर हुआ, ये न्यू प्रोसेस हो गया। रेडी मतलब कि इंग्रेडिएंट रेडी है, बस स्टोव पे चढ़ाना बाकी है तो CPU का वेट कर रहा है। रनिंग, सेफ अब स्टोव पे काम है, मतलब गैस पे चढ़ा दिया है, शुरू कर दिया है, तो मतलब रनिंग प्रोसेस हो गया। फिर होता है वेटिंग और ब्लॉक, सेफ रुक गया, दूध उबालने का वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी तो और आगे वाला चीज करेगा, तो ये हो गया वेटिंग कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है। टर्मिनेट, डिश कंप्लीट हो गया, सेफ काम खत्म कर लिया, तो ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्टेप कैसे, पहले न्यू होगा, फिर रेडी में जाएगा, फिर रनिंग, फिर वेटिंग, फिर रेडी, फिर रनिंग, ये बीच बीच में चलता रहेगा, फिर लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा काम। फिर आता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब सपोज एक शेफ जो है वो न्यू प्रोसेस आता है, पास्ता बनाना है उसको, वो भी OS को बोलेगा कि भाई हमको पास्ता बनाना है। उधर रमेश क्या बना रहा था अपना, ये जो नया शेफ है ये सुरेश है मान लो, रमेश क्या बना रहा था, लड्डू बना रहा था, गैस उस वो भी चढ़ा रखा है सब कुछ। अब आया सुरेश भाई साहब की, बोला कि ऑर्डर आया है, कस्टमर बैठा हुआ, पास्ता बनाना है, OS को बोल दिया।
अब क्या करेगा, अब ओएस जो है, मैनेजर जो है, वो रमेश का करंट स्टेटस लिख लेता है कि कौन सा स्टेप चल रहा है, क्योंकि लड्डू बना रहा था वो, तो उसने लिखा कि वो कहाँ पे क्या क्या काम कर लिया है, कौन से स्टेप पे है, लिख लिया। अब क्या करता है, पीसीबी में सेव कर देता है कि अभी उसका स्टेज कौन सा है, फिर सुरेश के पीसीबी में से डेटा निकालकर उसे स्टॉप दे देता है। अब सुरेश को बोला कि तू बना ले, क्योंकि तेरा कस्टमर बैठा हुआ, फटाफट तू निपटा के जा। तो ये प्रोसेसिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, कि एक प्रोसेस को रोक के दूसरे को सीपीयू शेयर कर दिया, तो ये हो गया हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग। फिर होता है प्रोसेस इंटरेक्शन। अब सेफ रमेश और सेफ सुरेश एक ही किचन में काम कर रहे हैं। रमेश के लिए शुगर चाहिए, लेकिन शुगर सुरेश के पास है। अब दोनों को कोऑर्डिनेट करना है पड़ेगा, कि रिसोर्स शेयरिंग करना पड़ेगा भाई, कि भाई हमको भी जरूरत है, तुमको भी, तो शेयर कर लो। तो इसमें ओएस क्या करेगा, डिसाइड करेगा कौन पहले यूज करेगा इसको, ताकि दोनों का काम बराबर चले, कोई रुके ना, कि कोई बर्बाद ना हो जाए किसी का प्रोसेस। तो ये जो चीजें होती है, ये कैसे काम होता है, ये प्रोसेस इंटरेक्शन के थ्रू होता है। फिर आता है छठा, प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब मैनेजर जो है, यानी ओएस के पास मल्टीपल सेफ है, रमेश, सुरेश, महेश, नरेश जो भी है, सबको लिमिटेड गैस सीपीयू यूज करना है। अब मैनेजर डिसाइड करता है कि किसको जो है ना कितना गैस यूज करना है या कितना सीपीयू यूज करना है। तो इसमें क्या क्या होता है, कुछ कुछ नाम है, जैसे एफसीएफ है, जो पहले आया पहले स्टोव यूज करेगा। फिर होता है एसजेएफ, जिसका डिश छोटा है, जल्दी बन सकता है, वो पहले गैस यूज करेगा। फिर आता है आरआर, हर सेफ को 5 मिनट का टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि 5 मिनट में अपना अपना काम निपटा लो भाई। फिर आता है प्रायोरिटी, कि भैया किस सेफ के पास का ऑर्डर जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वीआईपी कस्टमर है, किसका लल्लू पद्दू कस्टमर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें होती है। तो ये सारा कुछ हमको आगे देखना है, सबका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके पास क्या है कि स्टेप 7 है प्रोसेस टर्मिनेशन। सेफ काम कंप्लीट करता है, मैनेजर ओएस मैनेजर को बता देता है कि भैया काम कंप्लीट हो गया, उसका डेटा डिलीट कर देता है, पीसीबी हट जाता है। क्योंकि पीसीबी का क्या मतलब है कि अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है, और किस स्टेप पे है, क्या काम चल रहा है, ये पूरा इसमें पीसीबी में लिखा रहता है। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, टर्मिनेट हुआ, ऑर्डर उसके पास गया, बोला पीसीबी हटाओ, अब क्या जरूरत है इसका, अब तो क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास सामान देना है बस। चलो, अब है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीन सेटअप देखते हैं एक बार। एक रेस्टोरेंट किचन है, मैनेजर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टॉप हो गया सीपीयू, सेफ हो गया प्रोसेस। अब सब सेफ प्रोसेस लाइन में खड़े हैं अपना डिस्क टास्क बनाने के लिए। मैनेजर के पास, ओएस के पास एक ही स्टॉप, एक ही सीपीयू, वो डिसाइड करेगा किस सेफ को कब और कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। अब जो शेड्यूलिंग होगा, इसी को प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये शेड्यूलिंग में कुछ क्राइटेरिया होता है, मैनेजर क्या क्या चीज सोच सकता है वो आपको बताते हैं। जैसे फेयरनेस, सबको मौका मिलना चाहिए भाई। इफिशियंसी, स्टोव ज्यादा से ज्यादा टाइम बिजी रहे, कि ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके स्टोव का। ऐसे नहीं कि एक बनाया 5 मिनट के बर्तन धो रहा है, तब तक गैस ऐसे फ्री बैठा हुआ है, दूसरा वेटिंग कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, कस्टमर को पहले बाइट जल्दी मिले। वेटिंग टाइम, सेफ कितना देर लाइन में खड़ा रहा, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादा देर लाइन में खड़ा वेटिंग नहीं करवाना है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम जब से ऑर्डर लिया है तब तक डिश सर्व में जो टाइम लगा, टर्न अराउंड टाइम क्या है, किसका ज्यादा लग रहा है, किसका कम लग रहा है, ये सब चीज जो है ओएस समझता है और उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करता है। अब चलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे, 1 बाय 1 हम इसको सेफ एग्जांपल से समझेंगे। अभी आपको बताए थे एफसीएफएस कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, इस एल्गोरिथम में क्या होता है, जो सेफ पहले आया उसको पहले स्टॉप मिल जाएगा। जैसे सेफ रमेश है, इसके पास प्रोसेस 1 है, ये लड्डू 8 मिनट में बनाएगा। सेफ सुरेश P2 है, हलवा 4 मिनट में बनाएगा। सेफ महेश P3 है, पास्ता 3 मिनट में बनाएगा। तो ऑर्डर अराइवल क्या है, टाइम इसको 3 मिनट लगेगा, इसको 4 मिनट, इसको 8 मिनट। लेकिन आया कैसे है, पहले रमेश आ गया, फिर सुरेश आया, फिर महेश आया, ठीक है। एजुकेशन ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। रमेश क्या करेगा, देखिए रमेश पहले आया था, रमेश सबसे ऊपर 8 मिनट लिया, 0 से 8 मिनट तक रमेश का काम है। फिर 8 से 12 मिनट सुरेश, क्योंकि 4 मिनट सुरेश का है। फिर 12 से 15 महेश का, महेश 3 मिनट लेगा। तो टोटल कितना टाइम लगा, 15 मिनट। 15 मिनट में रमेश के पास कितना टाइम था, 8 मिनट। ये जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला,
ये प्रोसेस में इस तरीके से शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया FCFS। फिर है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब वही काम है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सबसे छोटा काम किसका है भैया, महेश का है। तो महेश को पहले दे दिया कि तू 3 मिनट में निपटा ले भाई, फिर उस पास्ता बना के निकल। फिर सुरेश को बोला तू कर ले, ठीक है ना, तेरा काम उससे थोड़ा सा बड़ा था, तो 3 से 7 मिनट मतलब 4 मिनट तू ले और काम करके निकल जाओ। फिर 8 मिनट वाला को लास्ट में दिया कि तेरा काम बड़ा है भाई, तू आराम से कर। तो ये हो जाता है SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर आता है राउंड रॉबिन RR। हर शेफ को एक इक्वल टाइम स्लॉट मिलता है। कैसे, अब देखिए, टाइम क्वांटम बोला कि 3 मिनट, जैसे 8 4 12 3 15, टोटल टाइम लगना है 15 मिनट, लेकिन 3 मिनट का स्लॉटिंग बना दिया। अब ये कैसे बनता है इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। तो ये मान लो 3 मिनट का स्लॉटिंग बना दिया, ठीक है। अब कैसे एग्जीक्यूशन होगा, अब जैसे स्ट्रक्चर क्या था, रमेश सुरेश महेश, तो रमेश को 3 मिनट दिया, रमेश को 3 मिनट दिया, उसका काम था 8 मिनट का, तो 5 मिनट बच गया उसका। फिर अगला स्टेप में जाएगा सुरेश के पास, सुरेश के पास 4 मिनट का काम था, 3 मिनट उसको मिल गया, 1 मिनट उसके लिए रह गया। फिर महेश के पास आएगा, महेश के पास 3 मिनट का ही काम था, उसका काम कंप्लीट, तो इसका कहानी खत्म। फिर रिपीट मोड पे जाएगा रमेश के पास, रमेश के पास कितना बचा हुआ था, 5 मिनट, तो उसमें 3 मिनट वो कर लिया, 2 मिनट फिर भी उसका बच गया। फिर गया सुरेश के पास, सुरेश के पास 3 मिनट दिया, लेकिन उसके पास क्या था, 1 ही मिनट का काम था, तो 1 मिनट में निपटा लिया। अब ऐसा नहीं कि 2 मिनट वेट रहेगा, नहीं रहेगा 2 मिनट वेट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। राउंड रॉबिन में ऐसा नहीं कि 3 मिनट दिया तो 1 मिनट में काम कंप्लीट होगा, 2 मिनट खाली जगह, नहीं, 1 मिनट कंप्लीट किया, वहीं से नया प्रोसेस फिर रमेश के पास चला जाएगा, जो उसका बचा हुआ काम है 2 मिनट का, वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लगना 15 मिनट ही है, ऐसे नहीं कि राउंड रॉबिन में 3 मिनट का स्लॉट दे दिया, 1 मिनट में ही काम कंप्लीट हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, 17 मिनट हो जाएगा, नहीं ऐसा होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन। अब है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब वही कहानी कि वीआईपी कस्टमर को जल्दी देना है भैया। अब यहाँ पे देखो एक चार्ट बना है, रमेश का लड्डू है 8 मिनट में बनना है, सुरेश का हलवा है इसका 4 मिनट में बनना है, और महेश का पास्ता है इसका 3 मिनट में बनना है। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, वो हलवा वाले का, वो कस्टमर वीआईपी बैठा हुआ है, उसका प्रायोरिटी 1 है कि पहले तो यही बनेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद है पास्ता, और लड्डू जो है ये तो मान लो कि नॉर्मल सेल वाला आइटम है, तो इसको थोड़ा लेट से बनाएंगे, थर्ड प्रायोरिटी है। तो इसमें क्या होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में कि पहले हम कौन सा काम करेंगे, पहले करेंगे हलवा बनाने का, 0 से 4 मिनट तक हलवा बनेगा, 4 मिनट में हलवा कंप्लीट। फिर जाएगा सेकंड प्रायोरिटी पे पास्ता पे, 4 से 7 मिनट यानी 3 मिनट में पास्ता कंप्लीट। फिर 7 से 15 मिनट का जो टाइम था, 8 मिनट का टोटल, इसमें रमेश भाई साहब अपना लड्डू बनाएंगे। तो ये कैसे होता है, ये होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे। अब है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये क्या है भाई, किचन को ग्रुप में डिवाइड कर देता है, अलग अलग क्यू और अलग अलग टाइप के सेफ। जैसे Q1 फास्ट फूड सेफ, ठीक है, फिर Q2 बिरयानी मेकर, और हर जो क्या बोलते हैं क्यू है उसके लिए अलग प्रोसेस लगा दिया जाता है। जैसे फास्ट फूड वाले को राउंड रॉबिन कर दिया कि भाई 3 मिनट का प्रोसेस सब ले लो, या 2 मिनट का सब ले लो। बिरयानी मेकर्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला था, तो इसमें FCFS लगा दिया। मैनेजर OS टाइम डिवाइड करता है 70% फास्ट फूड को, 30% बिरयानी को। इस तरीके से चीजें यहाँ पे हो जाता है मल्टी लेवल पे, मतलब कि ग्रुपिंग में चीजें हो रही है। फिर अब समरी पे बात करते हैं। जैसे FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया पहले, सिंपल और फेयर है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये स्लो हो जाता है, डिले लेता है। SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, पहला छोटा डिश, इफिशिएंट एवरेज टाइम लगता है, लेकिन लॉन्ग जॉब सफर कर जाता है इसमें। मान लो कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो सबसे बाद में होगा, उससे पहले मान लो 50 को छोटा छोटा काम है, वो पहले निपटेगा। RR राउंड रॉबिन, टाइम क्वांटम, सबको बराबरी का चांस, फेयर, रिस्पॉन्सिव, कंटेक्स्ट स्विच ओवरहेड होता है इसमें। प्रायोरिटी VIP रूल, हाई प्रायोरिटी से पहले इंपॉर्टेंट टास्क फास्ट हो जाता है, लेकिन जो लो प्रायोरिटी रहता है उसमें दिक्कत आ जाती है भाई। मल्टी लेवल ग्रुप बाय टाइप, फास्ट फूड बिरयानी काउंटर वाला एग्जांपल दे ही दिया आपको। ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसमें। तो ये है आपका। फिर आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका देखते हैं डिटर्मिनेसी प्रॉब्लम।
मतलब निश्चितता की समस्या। ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? व्हेन मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कंकरेंटली एट द सेम टाइम, इसका मीनिंग होता है एट द सेम टाइम, द फाइनल आउटपुट शुड नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। अगर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चल रहा है, एक टाइम पे चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ऑर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन होगा। मान लिया जाए कि एक प्रोसेस अभी चला, एक प्रोसेस 2 मिनट बाद चला, एक प्रोसेस 5 मिनट बाद चला, और ये साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस लंबा है, ये उससे थोड़ा सा, इस तरीके से एक साथ ही चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वही सबसे पहले कंप्लीट होगा, नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता है कि जो बीच में शुरू हुआ था वो पहले कंप्लीट हो जाए, जो सबसे स्टार्टिंग में शुरू हुआ था वो सबसे लास्ट में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसमें मतलब निश्चितता की समस्या रहती है, ठीक है। अब देसी एग्जांपल में समझते हैं इसको। 2 शेफ है, एक ही बाउल में नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक, शेफ 1 बोला थोड़ा सा नमक डाल, शेफ 2 मैं भी डाल देता हूं। अब अगर दोनों एक साथ डाल देते हैं, नमक ज्यादा हो गया, कब डाला किसने ये मैटर करता नहीं है, ये डिटर्मिनेंसी प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आउटपुट डिपेंड करे कि किस प्रोसेस ने पहले एग्जीक्यूट किया तो डिटर्मिनेंसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है। अब ये कैसे होगा ये आगे पढ़ेंगे। फिर आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये क्या है भाई? ओरिजिनल मीनिंग अगर देखें तो व्हेन 2 और मोर प्रोसेस नीड एक्सेस टू ए शेयर्ड रिसोर्स। मान लो कोई एक शेयर्ड रिसोर्स है, जैसे एक रेस्टोरेंट में एक ही गैस स्टोव है, अभी आपको बताए थे शेयर्ड है वो, तो उसमें क्या होगा, 2 और 2 से ज्यादा शेफ है, सब यूज करना चाहेगा और एक ही टाइम पे करना चाहेगा, तो दैट सेक्शन ऑफ कोड इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, सब चाहते हैं कि भाई गैस यूज करना है, अगर दोनों एक साथ आ गए तो फाइट भी हो जाएगी। तो मैनेजर रूल बनाता है एक टाइम में सिर्फ एक स्टोव यूज करेगा। ये रूल क्या कहलाता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक वेट करेगा एक यूज करेगा। ये वाला जो प्रोसेस है ओएस डिसाइड करता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन करो, ठीक है, एक टाइम में एक ही यूज करेगा, वरना नहीं तो क्या होगा, सिस्टम अपना हैंग हो जाएगा। फिर आता है सेमाफोर। ये क्या है भाई? एक सेमाफोर इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल वेरिएबल यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स। अब शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने का क्या है? सिंक्रोनाइजेशन टूल है ये। अब देखिए दे आर 2 मेन ऑपरेशन, वेट और सिग्नल। वेट का मतलब अगर रिसोर्स बिजी है, मान लो गैस बिजी है, तो प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, दूसरा शेफ जो है वो वेट करेगा। सिग्नल क्या है? जब रिसोर्स फ्री हो जाए तो दूसरे को बुला लेता है, जैसे फ्री हुआ दूसरा को आजा आजा तू अब कर ले। तो ये 2 चीज चलते हैं, एक तो वेट, बिजी है तो वेट करवाएगा, जैसे खाली हुआ सिग्नल दे दिया आजा भाई। तो ये हो गया आपका सेमाफोर। फिर है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। ये क्या है? ओरिजिनल मीनिंग की बात करें तो टेक्निक यूज्ड टू इंश्योर दैट प्रोसेस एग्जीक्यूट इन ए सेफ एंड प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, so no data corruption or race condition occurs. some synchronization tool are semaphore हो गया, मेटेक्स लॉक हो गया, मॉनिटर हो गया, मैसेज पासिंग। जैसे एग्जांपल, मैनेजर ओएस रूल बनाता है कि सेफ ए तभी स्टॉप यूज करेगा जब सेफ बी ने फ्राइंग खत्म कर ली हो, मतलब जो पहला प्रोसेस था उसका फ्राइंग कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा वाला जो है वो स्टॉप यूज करेगा। ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, मतलब एक सेफ दूसरे की काम के कंप्लीशन का इंतजार करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। कंडीशन क्रिटिकल रीजन एंड मॉनिटर। अब देखिए बोथ आर हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट दैट हैंडल रिसोर्स शेयरिंग सेफली। क्रिटिकल रीजन में कोड सेक्शन वेयर रिसोर्स एक्सेस हैपन, कंडीशनल क्रिटिकल रीजन में एड्स कंडीशन चेकिंग बिफोर एंटरिंग, मॉनिटर a structure that allow one process at a time to execute its code it and automatically handle synchronization using wait and signal। अब इतना चीज तो हम इंग्लिश में बोल दिए, बहुतों का नहीं समझ आया होगा, अब इसको हिंदी में समझते हैं। रेस्टोरेंट का किचन मॉनिटर है, ठीक है। मैनेजर के रूम में एक रजिस्टर मॉनिटर है। सेफ एंटर करता है किचन में, मैनेजर नोट करता है एंट्री। सेफ किचन छोड़ता है तो मैनेजर अपडेट करता है एग्जिट। अगर कंडीशन जैसे सब्जी रेडी हो गई हो, नहीं मिले तो सेफ वेट करता रहता है, मतलब कि जैसे ही सेफ एंटर किचन में सेफ एंटर कर गया, ठीक है, एंटर किया तो वो एंट्री ले लेगा, एंट्री वहां पे नोट कर लेगा। फिर जब छोड़ेगा किचन तो वो एग्जिट नोट करेगा। अगर कंडीशन सब्जी रेडी हो गई हो
नहीं मिली तो सेफ वेट करता है। मतलब कि अगर सेफ अंदर एंट्री लिया तो सब्जी जब तक रेडी नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, वेट करेगा, निकलेगा नहीं, एग्जिट नहीं करेगा। तो इस तरीके का जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कंडीशन क्रिटिकल रीजन एंड मॉनिटर। ठीक है, कि वेट करता रहेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा, कब सब्जी बने तब मैं एग्जिट करूं यहां से। ऐसा ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, कुछ एक प्रोसेस हमने दे दिया तो वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा, जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो बाहर निकलेगा, एग्जिट करते हैं, फिर सिग्नल जाएगा कि दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करो। अब है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इसका आईपीसी का मीनिंग क्या हो गया भाई? इट अ मैकेनिज्म दैट अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा विद ईच अदर। जैसे टू मेन टाइप हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंड डायरेक्टली मैसेज डायरेक्टली टू ईच अदर, और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू मेल बॉक्स और मैसेज क्यू। अब इसको समझते हैं। सेफ ए फ्राइंग कर रहा है, सेफ बी सर्विंग कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक सेफ क्या करता है, किचन में काम कर रहा है, एक सर्व कर रहा है, मतलब कि सजा रहा है प्लेट को। सेफ ए कहता है कि प्लेट रेडी है, ठीक है, मैसेज सेंड करता है। सेफ बी रिसीव करता है और प्लेट ले जाता है। समझ रहे? सेफ ए काम करता है बनाने का, सेफ बी काम करता है सर्व करने का। सर्व करने मतलब ले जाके बाहर वेटर को देने का, ये काम हो गया। सेफ बी क्या कहेगा, एक मैसेज सेंड करेगा कि भैया जो फ्राइंग वाला काम था ना वो कंप्लीट हो गया, प्लेट रेडी हो गया। तो सेफ बी क्या करेगा, वो प्रोसेस लेगा, वो जो वर्क है वो लेगा और आगे कहाँ, वेटर तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब तू आगे लेके जा। अब आता है डेडलॉक प्रॉब्लम। अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉरएवर। इससे पहले भी हम किसमें बताए थे आपको डेडलॉक का, किसी एक में बताए थे कि फंस जाता है, प्रोसेस फंस जाता है, इसे वेट ही करता रह जाता है। यहां पर भी वही चीज है कि मान लीजिए अभी हम क्या पढ़े कि जैसे एक प्रोसेस काम कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा क्या करता है, वेट करता रहता है। कभी ऐसा भी तो कंडीशन हो जाए कि ये प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो और ये वाला वेट ही करता रह जाए। कुछ ऐसा कंडीशन बन गया कि ये भी वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहा है, कोई काम ही नहीं चल रहा, दोनों वेट में ही लगे, प्रोसेस सिस्टम हैंग हो गया, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। अब ये कैसे होगा, सेफ ए के पास करछी है मान लीजिए और सेफ बी के पास फ्राइंग पैन है। एक पेन हो गया कढ़ाई, एक हो गया कि आपका कलछी जिससे कि चलाते हैं, दोनों के पास अलग अलग चीज है। अब दोनों वेट कर रहा है एक दूसरे का, पर कोई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि काम तो दोनों से होगा। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा काम हो जाएगा, आपको कलछी भी चाहिए, चलाना भी पड़ेगा। और अगर आपके पास कलछी है तो सिर्फ कलछी से चला भी नहीं सकते, आपको कोई तो चीज चाहिए जिसमें कि सामान रख के चलाइएगा। तो दोनों अलग अलग लोगों के पास है। अब ये वेट कर रहा है उसका कि वो हमको देगा कढ़ाई, और कढ़ाई वाला वेट कर रहा है कलछी देगा, चलाने वाला देगा, जिसको छुलनी भी बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में वेट ही करता रह जाता और सिस्टम हैंग हो गया कि प्रोसेस ही नहीं बढ़ रहा, घूमे जा रहा है। तो ऐसा जो कंडीशन अगर बनता है तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। अब डेडलॉक का कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। 4 नेसेसरी कंडीशन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्स शेयर नहीं होता, इस तरीके का कंडीशन हो गया। मान लीजिए स्टॉप एक ही है, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी चीजें खराब हो जाएगी, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। होल्ड एंड वेट, प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करके दूसरा मांग रहा है। सेफ ए ने मतलब कलछी पकड़ा है और फ्राइंग पैन मांग रहा है, ये होल्ड एंड वेट है। अब है नो प्रिम्पशन, रिसोर्स जबरदस्ती नहीं ले सकते, मैनेजर सेफ से चीज छीन नहीं सकता। सर्कुलर वेट, एक सर्कुलर चेन बन गई, ए वेट फॉर बी, बी वेट फॉर ए, मतलब एक ए का वेट कर, ए वाला जो बंदा है वो बी का कर रहा है, बी वाला जो ए का कर रहा है। अब एक दूसरे का वेट में ही पूरा जिंदगी निकल जाएगा, प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके का कैरेक्टर डेडलॉक में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है डेडलॉक से बचने का तरीका, प्रिवेंशन। कैसे बचेंगे, स्टॉप वन बाय वन और मोर ऑफ द 4 कंडीशन फ्रॉम हैपनिंग। जैसे मैनेजर रूल लगाता है कि एक सेफ एक ही टाइम में एक बर्तन यूज करेगा, अटेंसिल मतलब बर्तन होता है, यूज लेगा। अब क्या हुआ, ब्रेक होल्ड एंड वेट, अगर किसी के पास कोई बर्तन है और दूसरा मांग रहा है तो पहले वो अटेंसिल छोड़ना होगा। अब देखिए, जैसे आपके पास एक कढ़ाई है, इसके पास एक कलछी है। अब क्या है कि अगर किसी के पास अटेंसिल है, दूसरा मांग रहा है, तो पहले वो अटेंसिल छोड़ेगा फिर दूसरा मिलेगा। तो ये सर्कुलर वाला सिस्टम नहीं रहे, जैसे ये छोड़ेगा,
छोड़ते ही इसके पास खत्म हो जाएगा, तो वो जो है डेडलॉक कंडीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का रूल कुछ बनता है। फिर है डेडलॉक एवोइडेंस, मतलब कि अवॉइड करना, नाम से ही है। अब ये क्या कहता है, सिस्टम डायनेमिकली चेक करता है कि इच रिक्वेस्ट को बिफोर ग्रांटिंग इट, बिफोर मतलब कि अप्रूव करने से पहले डायनेमिकली चेक करते रहता है टू इंश्योर सिस्टम नेवर एंटर ए डेडलॉक स्टेट। अब एग्जांपल के लिए मैनेजर चेक करता है कि अगर मेन शेफ ए को ये बर्तन दे दूं तो बाकी शेफ काम कर पाएंगे या नहीं। अगर ऐसा उसको लगा कि ये देने के बाद बाकी का काम रुक जाएगा, वो नहीं देगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करेगा देने से। ऐसा जब कंडीशन बनता है तो इसको डेडलॉक एवोइडेंस कहते हैं, अवॉइडेंस। ठीक है, अब डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ओरिजिनल मीनिंग में समझे। इफ डेडलॉक हो गया, मान लो डेडलॉक किसी कारणवश हो गया, तो उसको सिस्टम डिटेक्ट करे और फिक्स करे। तो डिटेक्शन मतलब रेगुलर चेकिंग फॉर सर्कुलर वेट, अगर ऐसा कुछ वेट में फंस गया है सर्कुलर में तो उसको डिटेक्ट करना जरूरी है। फिर डिटेक्ट हो गया तो उस प्रोसेस को कंप्लीट मतलब कि किल करना, मतलब मार देना, उसको खत्म कर देना, तो उसको रिकवरी कर सकते हैं। जैसे मैनेजर देख लेता है कि रमेश और सूरज दोनों लड़ रहे हैं भाई, काम रुक गया, तो वो आएगा भाई, छुड़ाएगा उसको, मैटर सॉल्व करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, डिटेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट करवाएगा। तो इसको बोलते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब इसको क्विक समरी देखते हैं। वही चीज है, डिटर्मिनेसी प्रॉब्लम, आउटपुट डिपेंड ऑन प्रोसेस ऑर्डर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही जो पिछले पढ़ाए थे ये क्विक समरी में लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, अब मेमोरी कैसे एलोकेट होता है। मेमोरी मतलब रैम, पहली चीज दिमाग में रखिएगा। ये टॉपिक कंप्यूटर के ब्रेन का असली मैनेजर है। सीपीयू जितना तेज होगा आपका, अगर मेमोरी मैनेजमेंट सही ना हो तो सिस्टम हैंग हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टेक्निकल मीनिंग समझते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल और मैनेज प्राइमरी मेमोरी। हम क्या बोले कि मेमोरी का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा रैम समझिएगा, प्राइमरी मेमोरी की बात होती है, रैम की बात होती है। तो ये डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड होगा, कब लोड होगा, कहाँ लोड होगा, और ये ट्रैक भी रखता है। देसी एग्जांपल सोचो, तुम्हारे घर में एक बड़ा वार्डरोब मतलब कि एक क्या बोलते हैं अलमीरा है। ठीक है, वो एक तरीके से आपका रैम है, मेमोरी है। मम्मी डिसाइड करती है कौन सा कपड़ा किस रैक में रहेगा, मतलब किस पोजीशन पर रहेगा। शर्ट अलग जगह, साड़ी अलग, बाकी चीजें अलग। ये कौन है, मम्मी जो है, ये आपकी ओएस हो गई। तो ये जो मैनेजमेंट कर रहा है ये ओएस करता है। तो अब इसका आगे पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें होती है इसमें। रीलोकेशन एंड लिंकिंग। अब देखिए टेक्निकल मीनिंग की बात करें तो मूविंग प्रोग्राम इन अ मेमोरी विदाउट चेंजिंग देयर लॉजिक बिकॉज मेमोरी लोकेशन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब देखिए, और लिंकिंग होता है कंबाइनिंग डिफरेंट प्रोग्राम मॉड्यूल एंड रिजॉल्विंग एड्रेस। अब ये सब लाइन से तो आपको समझ आएगा नहीं कुछ, तो इसको देसी में समझते हैं। सोचो तुम्हारे घर में एक मैरिज हो रही है, कैटरर है, डेकोरेटर है और डीजे है, तीन अलग अलग वेंडर है, मॉड्यूल है एक तरीके से। मम्मी उन सबको एक जगह बुलाती है और लोकेशन असाइन करती है कि कैटरर वाला जो है वो कहाँ रहेगा, किचन एरिया में रहेगा। डीजे वाला जो है लॉन में रहेगा, मतलब कि गार्डन में रहेगा। डेकोरेटर जो है मंडप के पास रहेगा। जब सारी अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो यही कहलाता है रीलोकेशन एंड लिंकिंग। ठीक है, काम तीनों का जरूरी है, तीनों होना चाहिए, शादी में जरूरी है, लेकिन कौन कहाँ रहेगा, एक ही जगह रख दोगे तो खिचड़ी हो जाएगा। तो उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डालने का काम होता है, मेमोरी में स्टोर करने का काम होता है, वो होता है रीलोकेशन एंड लिंकिंग। अब देखिए फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशन, ईच पार्टीशन कैन होल्ड ओनली वन प्रोसेस। इफ प्रोसेस इज स्मॉलर स्पेस वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम फिक्स्ड पार्टीशन देते हैं, मान लीजिए आपका कोई मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, और हम यहाँ से 4 काम भेजें। ठीक है, ये काम बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये मीडियम साइज का। अब यहाँ आने के बाद सबको एक ही साइज का मेमोरी मिला। ठीक है, ये छोटे वाले को तो मान लो कि इतना साइज मेमोरी से काम हो जाता, लेकिन इसको भी मिला इतना, 3 पार्ट में डिवाइड करके भेजा अगर तो ये जो एक्स्ट्रा मेमोरी है ये तो फालतू गया ना, रैम फालतू चला गया। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन में इस तरीके का चीजें होती है। जैसे मम्मी ने फ्रिज के
सेफ फिक्स कर दिए, ठीक है। एक सेफ फॉर मिल्क, 1 फॉर फ्रूट और 1 फॉर स्वीट्स, मतलब 3 बॉक्स हैं, तीनों अलग अलग डिसाइड कर दिया मम्मी ने कि भैया एक में दूध रखना, एक में फ्रूट रखना, एक में मिठाई रखना। अब अगर फ्रूट कम हो जाए, है ही नहीं, 2 ही सेब है, तो पूरा सेब खाली रहेगा ना वो, तो उसका जो मेमोरी है, उसका जो स्पेस है वो तो बर्बाद हो गया। तो यही चीज यहाँ पे होता है, फिक्स पार्टीशन में ये थोड़ा सा बर्बादी होती है। स्वैपिंग क्या होता है भाई? स्वैपिंग मीन्स मूविंग प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेन मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क टू मेक स्पेस फॉर अदर प्रोसेस। अब ये समझते हैं, मम्मी फ्रिज में स्पेस बनाने के लिए कुछ चीजें टेम्प्रोरी निकाल लेती है और उसको स्टोर रूम में रख देती है। मान लो कुछ ऐसा आइटम है जो खराब नहीं होगा, फ्रिज से निकाल के भी 2-4 घंटे अगर हम लोग रख देते हैं तो खराब नहीं होगा, तो उसको निकाल के कहीं बाहर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है, ज़्यादा सामान हो गया, थोड़ी देर में यूज में आ जाएगा, उसके बाद फिर रख देंगे, जगह बनेगा तो फिर रख देंगे। तो ऐसा जो प्रोसेस अगर कंप्यूटर में होता है, ओएस में होता है कि रैम यूज कर रहे हैं और स्टोरेज को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें निकाल के हम हार्ड डिस्क में रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वैपिंग। अब है वेरिएबल पार्टीशन। मेमोरी डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज ब्लॉक नॉट फिक्स्ड, ईच प्रोसेस गेट एग्जैक्टली एज मच स्पेस एज इज नीड्स। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशन का मतलब हो गया कि मान लो 3 प्रोसेस है, जिसको जितना मेमोरी का जरूरत है उतना ही देंगे, ठीक है। वेरिएबल साइज, ऐसा फिक्स एक पढ़े थे, फिक्स में क्या था, सबको फिक्स मिल रहा था, छोटा प्रोसेस हो बड़ा प्रोसेस हो, मेमोरी सबको सेम मिलेगा। यहाँ है कि वेरिएबल पार्टीशन कर रहे हैं कि जिसको जितना जरूरत है भैया उतना ही लेगा। तो इससे क्या होता है अपना कि मेमोरी बर्बाद नहीं होता, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, अब मम्मी फ्रिज के सेब फिक्स नहीं रखती, जितनी जगह चाहिए उतनी ले लो, वहां पे वो सामान रख दो। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है वेरिएबल पार्टीशन। फिर आता है ओवरले, व्हेन यूज्ड व्हेन प्रोग्राम इज लार्जर देन मेन मेमोरी, ओनली द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज लोडेड एट द टाइम। अब जैसे तुम्हारे टिफिन बॉक्स छोटा है, ठीक है, तो मम्मी बोलती है पहले रोटी डालती है, फिर जब खाते हो तो सब्जी रिफिल कर देती है। अब देखिए आपका मान लीजिए कटोरा छोटा है, टिफिन का एग्जाम्पल छोड़िए, कटोरा छोटा है, ठीक है, रोटी आपको दे दिया, अब कटोरा में ना थोड़ा सा दे दिया सब्जी, अब वो कंप्लीट कर लीजिएगा, एक रोटी खा लीजिएगा, सब्जी कंप्लीट खत्म होने लगेगा, फिर दोबारा देती है। ये रिफिलिंग वाला चीज है, ये होता है ओवरले, ठीक है। पूरा खाना एक साथ नहीं देता, धीरे 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 करके। ओएस में भी यही होता है, मेमोरी जो दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि मान लीजिए एक प्रोसेस है, उसमें मल्टीपल चीजें हो रही है, तो लार्जर जो प्रोग्राम होगा, मतलब कि जो प्रोग्राम अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, लोड एट जिस टाइम हुआ है उस टाइम उसको मेमोरी दे दिया, काम हो गया। रिक्वायर्ड जो पार्ट है मेमोरी का, मान लीजिए किसी प्रोग्राम को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में हमको चाहिए 1 GB रैम चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही सारा रन हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट होगा, पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा होगा। तो अब जो इसमें जो करंट में रिक्वायर्ड जो है कि पहला ये रन हो रहा है, इसको 1 GB नहीं चाहिए, इसको तो 200 MB में काम हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 200 MB दे दिए, ये कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा जो पार्ट आएगा उसको अगर 300 चाहिए तो उसको 300 दे देंगे। इस तरीके का जो है ना, जो प्रोग्राम लोड होता है एट अ टाइम, रिक्वायर्ड ओनली द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज लोडेड एट द टाइम, मतलब मेमोरी में वही चीज लोड करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है एट अ टाइम में, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरले। फिर है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मेमोरी अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट मे नॉट बी फुल्ली लोडेड इन फिजिकल मेमोरी, इट यूज सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, ठीक। अब ये क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास 4 सीटर डाइनिंग टेबल है पर 10 गेस्ट आ गए, क्या कीजिएगा भैया, मान लीजिए 4 कुर्सी टेबल आपके लगे हुए थे खाने वाला डाइनिंग, अब वहां पे 10 गो गेस्ट आ गए आपके पास, तो मम्मी टेम्प्रोरी प्लास्टिक का कुर्सी लगा देती है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक का कुर्सी ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम मेरा रैम कम होने लगा तो एक वर्चुअल मेमोरी जनरेट करेंगे, हार्ड डिस्क में जो स्पेस होगा उसको रैम की तरह यूज कर लेंगे, इसको बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर है सेगमेंटेशन, ये हो गया कि मेमोरी को डिवाइडेड इनटू लॉजिकल सेगमेंट लाइक कोड, डेटा, स्टैक, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे आपका घर, बेडरूम के लिए अलग, किचन के लिए अलग, स्टोर रूम के लिए अलग आपका स्पेस डिवाइड किया हुआ है। अब बेडरूम जो है ये पर्सनल डेटा हो गया,
बहुत स्पेसियस मतलब पर्सनल चीज़ें यहाँ रहती है, पैसा कौड़ी सब यहीं पर रखते हैं, तो ये पर्सनल हो गया, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए। किचन जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है कि गैस वैस रहता है तो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा रहता है यहाँ पे। स्टोर रूम जो है बैकअप वाला, कि कुछ सामान है बाहर में रखा हुआ जाके पटक दो वहाँ पे। तो इस तरीके का सेगमेंटेशन में मतलब डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। फिर आता है पेजिंग, मेमोरी डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड पेज। अब ये कैसे होता है भाई, एक लार्ज रेसिपी बुक है, उसमें पेज स्केटर्ड है, पर मम्मी के पास एक इंडेक्स पेज टेबल है जिससे वो पता लगाती है कि कौन सा पेज कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अब बुक है, बुक का आप जो फर्स्ट पेज होता है उसमें लिखा रहता है ना, अभी जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो वहां लिखा होगा OS 120 पेज से 140 पेज तक, डेटा स्ट्रक्चर 110 से 120 पेज नंबर तक। तो हमको ऐसा तो है ना कि एक एक पन्ना उल्टा के चेक करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं आप कैसे करते हैं कि फर्स्ट पेज उल्टाएं, वहां आपको एक इंडेक्सिंग है उसके अकॉर्डिंग चीजें। तो ये जो है ना पेजिंग हो गया कि हर पेज पे एक नंबर दिया हुआ है और वो उसका इंडेक्सिंग से आपको पता चल जाता है। तो ये चीज यहाँ पर भी होता है, पेजिंग में यही चीज होता है। अब है स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजी। अब देखिए क्या क्या हो सकता है कि स्टोरेज जो अलॉट करेंगे हम लोग, ये कैसे करेंगे भाई, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिट, एलोकेट द फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक, जो पहली खाली जगह मिले वही दे दो। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिट। दूसरा होता है बेस्ट फिट, ये क्या होता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट फिट द प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ 10 KB का जगह है, यहाँ 50 KB का जगह है, यहाँ 40 KB का जगह है, यहाँ 500 KB का जगह है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम क्या किए कि प्रोसेस एक आया, उसको चाहिए कितना कि 45 का चाहिए जगह, 45 KB में उसका काम हो जाएगा। तो हम क्या ढूंढेंगे कि सबसे जो है ना छोटा ब्लॉक कौन सा है जिसमें कि ये पूरी तरीके से फिट बैठ जाता है। अब देखिए पहले 10 के पास चेक करेंगे, 10 से ज्यादा हो जाएगा इसका, नहीं होगा। 40 के पास भी कुछ कमी रह जाएगा, नहीं होगा। तो अब 50 के पास जाएंगे, 50 के पास हो जाएगा सेट, कोई दिक्कत नहीं, 50 में चिपका दो इसको। अब ऐसा थोड़ी कि 500 वाले में इसको डालेंगे, तो ये 50 वाले को इसको बोलते हैं बेस्ट फिट। बिल्कुल जितना जरूरत है उतना ही जगह देंगे। ठीक है, फिर है रोस्ट फिट, एलोकेट द लार्जेस्ट ब्लॉक, मतलब सबसे बड़ा जगह दे दो। अब ये देखो बाद में इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ लेंगे, ये सबसे रोस्ट कंडीशन होता है। देसी एग्जाम्पल सोचो, पार्किंग लॉट में कार पार्क करनी है, फर्स्ट फिट जो पहली खाली जगह मिल जाए वहां पार्क कर दो, या बेस्ट फिट जहां कार बिल्कुल फिट हो जाए वहां कर दो, रोस्ट फिट जहां सबसे ज्यादा स्पेस हो वहां कर दो। इस तरीके का चीज ये कहलाता है स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजी में। फिर है लोड कंट्रोल एंड थ्रेसिंग, ये क्या होता है भाई, टेक्निकल मीनिंग की बात करें, लोड कंट्रोल मतलब OS डिसाइड हाउ मेनी प्रोसेस कैन बी कीप्ड इन मेमोरी एट अ टाइम, एक टाइम में मेमोरी में कितने प्रोसेस को हम रख सकते हैं। ट्रेसिंग का मतलब होता है व्हेन OS स्पेंड मोर टाइम स्वैपिंग प्रोसेस देन एग्जीक्यूटिंग टाइम, सिस्टम बिकम वेरी स्लो। अब क्या हुआ कि जब OS जो है ना मोर टाइम लेता है स्वैपिंग प्रोसेस में, एग्जीक्यूशन टाइम से ज्यादा टाइम ले जाता है कि स्वैपिंग करने में, ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्टिंग में, तो इससे क्या होता है सिस्टम स्लो हो जाता है। कभी कभी नोटिस किए होंगे कंप्यूटर में, आप 3-4 प्रोसेस स्टार्ट कर लिए, मान लीजिए आप वीडियो भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, और भी कुछ चीज कर रहे हैं, तो अब क्या होता है कि एक प्रोसेस करते रहते हो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप स्विचिंग करना चाहते हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे जाना था, एकदम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये थ्रेसिंग में फंस जाता है। अब मम्मी एक ही गैस पर 10 डिश बना रही है, ठीक है, बार बार चेंज कर रही है बर्तन, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, काम स्लो हो गया। मम्मी डिसाइड करती है एक टाइम में सिर्फ 3 डिश बनाओ, ये लोड कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोड कंट्रोल। मान लीजिए 5 प्रोसेस चल रहा है, 10 प्रोसेस चल रहा है, अब क्या है कि एक ही चीज से यूज करना है ना सब कुछ, मेमोरी तो वही है, तो अब जैसे स्विच कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि वो टाइम लगता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि औकात के अनुसार चीजें करते हैं। तो OS भी औकात के अनुसार कहता है कि भैया 3 प्रोसेस या 4 प्रोसेस कर लो, मेरा औकात इतना ही है, इसमें चेंजिंग करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। अब 10-10 प्रोसेस कर रहे हो तो हम कंफ्यूज आ जा रहे हैं। तो ये जो है ना लोड कंट्रोल वही होता है कि हम डिसाइड कर देते हैं कि भाई कितना प्रोसेस चलेगा। ट्रेसिंग का मतलब कि फंस जाना, स्वैपिंग में टाइम लग रहा है, ये चीज। फिर है क्विक समरी, आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आता है 5वां, फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। ये क्या होता है भाई, ये टॉपिक बताता है कि OS कैसे फाइल को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एक्सेस करता है। ठीक है,
और कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क के साथ इंटरेक्ट करता है ओएस। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एंड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, टेक्निकल मीनिंग की बात करें तो फाइल सिस्टम प्लस इनपुट आउटपुट सब सिस्टम टुगेदर मैनेज हाउ डेटा इज स्टोर, रिट्रीव एंड सेंड टू फ्रॉम डिवाइस। मतलब कि फाइल सिस्टम प्लस इनपुट आउटपुट सब सिस्टम जो है टुगेदर मैनेज करता है, साथ साथ मैनेज करता है कि कैसे डेटा स्टोर होगा, रिट्रीव मतलब फैच होगा, उसको लेंगे, या कैसे सेंड करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये टेक्निकल मीनिंग में आप समझ गए। अब फाइल सब सिस्टम क्या हुआ, मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरी ऑन डिस्क। अभी बताएंगे फाइल और डायरेक्टरी कैसे क्या है। फिर हो गया इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, जैसे हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ओएस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब जैसे देसी एग्जांपल में सोचो एक ऑफिस है। अब फाइल जो है ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, कप बोर्ड हार्ड डिस्क हो गया, क्लर्क जो है फाइल सब सिस्टम हो गया, प्यून जो है इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, बॉस जो है सीपीयू है, मुझे इनवॉइस फाइल चाहिए। अब क्या बोला कि बॉस जो है सीपीयू बोला कि मुझे इनवॉइस फाइल चाहिए, तो ये क्या करेगा, क्लर्क जो है वो कपबोर्ड से फाइल निकालकर प्यून को देगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स है आपका फाइल। अब फाइल कहाँ रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। हार्ड डिस्क को कौन निकालेगा, फाइल सब सिस्टम निकालेगा, निकाल के किसको देगा, प्यून को देगा, और प्यून कहाँ ले जाएगा, सीपीयू के पास ले जाएगा। ये प्रोसेसिंग इसमें होता है। अब है डायरेक्टरी मैनेजमेंट। टेक्निकल मीनिंग समझे तो डायरेक्टरी स्टोर मेटा डेटा अबाउट फाइल, जैसे उसका नाम, टाइप, लोकेशन, साइज, परमिशन क्या क्या है। ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, हिरार्चिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज फोल्डर को, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर के अंदर 5 फोल्डर है, फिर उस 5 के अंदर भी जाइएगा तो अलग अलग फोल्डर होगा, उसको हिरार्चिकल वे में अरेंज करने में ये काम देता है। ये क्या क्या स्टोर करता है, मेटा डेटा अबाउट नेम, टाइप, लोकेशन, साइज, परमिशन डायरेक्टरी का स्टोर करता है। अब इसका देसी एग्जांपल में ही आप लोग समझिएगा, हमको पता है तुम्हारे घर का अलमीरा इमेजिन करते हैं, उसमें आपने एक सेफ में कॉलेज फाइल रख दिया, फिर उस कॉलेज फाइल के अंदर क्या है, सेमेस्टर 1 का डिटेल है, सेमेस्टर 2 का डिटेल है, फिर उस सेमेस्टर 1 के अंदर जो है नोट्स है, असाइनमेंट है। यही स्ट्रक्चर कंप्यूटर में भी होता है। जैसे एक ड्राइव है आपके पास, सी ड्राइव में एक फोल्डर है आपका कॉलेज नाम से, कॉलेज नाम के फोल्डर में आपका सेमेस्टर 1 का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक नोट्स नाम का फोल्डर है, और उस नोट्स में आपका एक डॉक्यूमेंट है यूनिट 1 का वर्ड फाइल है। ये जो पूरा है ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टरी हो गया। कि मतलब डायरेक्टरी मतलब फाइल का पूरा एड्रेस। अब ये आपको कोई दे देगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस कंप्यूटर में कहाँ पे ये फाइल रखा हुआ है, तो यही होता है डायरेक्टरी। ठीक है, जिससे ओएस पता लगाता है कि फाइल कहाँ है। मान लीजिए आप बोले कि भाई ये फिल्म चलाओ, तो वो फिल्म है कहाँ पे, ठीक है, या ये फाइल खोलो, ये फाइल है कहाँ पे, तो ये डायरेक्टरी से ही पता चलेगा ना, ये ओएस को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है बेसिक फाइल सिस्टम है फाइल डिस्क्रिप्टर। टेक्निकल मीनिंग फाइल सिस्टम मतलब रूल्स एंड मेथड टू स्टोर एंड एक्सेस फाइल, जैसे FAT32, NTFS, ext4। अब आप पेन ड्राइव लगाते होंगे कभी, तो पेन ड्राइव में चेक करते होंगे, जब फॉर्मेट करने जाते हैं ना पेन ड्राइव को, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि FAT32 NTFS या ext4 में करना है फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर चीज, PGDCA वाले खास करके, अब कंप्यूटर के आदमी हो गए आप लोग, तो ये चीज़ ध्यान, एक मिनट एक बार मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ एक बार आप चेक करते रहिएगा कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइल सिस्टम, जिसमें हमें रूल्स मेथड पता चलता है। फिर फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, एक यूनिक नंबर असाइन टू ईच ओपन फाइल बाय ओएस। अब एग्जांपल के, व्हेन यू ओपन अ फाइल ओएस गिव इट ए फाइल डिस्क्रिप्टर लाइक FD = 3, व्हेन यू रीड और राइट ओएस यूज दैट डिस्क्रिप्टर। एक नंबर दे दिया और उस नंबर से डिफाइन करता है कि रीड राइट ये सब। देसी एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में हर बुक का एक टोकन नंबर होता है। जब तुम कोई बुक लेते हो तो लाइब्रेरियन तुम्हें एक स्लिप नंबर देता है, उस स्लिप से वो ट्रैक करता है कि कौन सी बुक तुम्हारे पास है, क्योंकि उसमें बुक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन, फाइल डिस्क्रिप्टर ओएस का टोकन नंबर है, जिससे वो ट्रैक करता है कौन सा फाइल ओपन हुआ है। बस इतना समझ लीजिए। फिर आता है फाइल मैनिपुलेशन एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। टेक्निकल मीनिंग में फाइल मैनिपुलेशन मतलब क्रिएटिंग, फाइल बनाना,
फिर उसको पढ़ना, फिर उसमें लिखना, डिलीट करना, रीनेम करना, कॉपी करना। ठीक है, अब इसके फाइल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं? हाउ रिकॉर्ड आर अरेंज इन अ फाइल, सिक्वेंशियल हो सकता है, ठीक है, डेटा स्टोर वन आफ्टर अनदर, रैंडम हो सकता है, एक्सेस बाय एड्रेस, इंडेक्सिंग टाइप से हो सकता है, यूजिंग एन इंडेक्स टेबल के अकॉर्डिंग, कि एक चार्ट बना दिए और उसके अकॉर्डिंग डेटा अंदर डाल दिए। देसी एग्जांपल में सोचो तुम्हारा कॉलेज रजिस्टर, सिक्वेंशियल, रोल नंबर सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है। डायरेक्ट मतलब किसी रोल नंबर पे सीधा जंप कर लो, ये डायरेक्ट हो गया। इंडेक्सिंग मतलब कि इंडेक्स पेज पे रोल नंबर का पेज पता लग जाता है, या बुक ले लो, ठीक है। अब डायरेक्टली सिर्फ तुम्हें इतना है कि मुझे 4 नंबर पेज पे जाना है, तो डायरेक्टली चले जाओगे, तो ये क्या हो गया? 4 नंबर कब आएगा? 1 2 3 4, 3 के बाद ही आएगा, तो ये सिक्वेंशियल फॉर्म में है। तो आपको पता है कि 3 पेज के बाद चौथा जो हो 4 पेज हो। अगर आप मान लीजिए आपको 50वें पेज पे जाना है और एकदम से आप बुक खोलें, आप हैं 35 नंबर पे, तो आपको पता है कि 15 पेज बाद हमको 50 मिल जाएगा। तो ये सिक्वेंशियल फॉर्म होता है। डायरेक्ट जैसे आप जंप करके किसी पे खोलें 35 नंबर मिल गया, ये डायरेक्ट हो गया। इंडेक्सिंग मतलब कि को कोई चैप्टर पे जाना है सपोज, तो आप पहले फर्स्ट पेज पे इंडेक्स जो है उसमें चेक कीजिएगा भाई ये चैप्टर कितने नंबर पे, तो 120 नंबर पेज पे है, तो आप 120 खोलिएगा। ये क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। अब कंक्लूजन में देखें तो फाइल मैनिपुलेशन मतलब हो गया फाइल के साथ बेसिक काम, कि फाइल क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया फाइल के अंदर डेटा अरेंज करने का तरीका। अब इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेस। जैसे टेक्निकल मीनिंग में देखें तो जो ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब। ओएस कीप ट्रैक ऑफ विच ब्लॉक ऑफ डिस्क आर फ्री यूज और रिजर्व यूजिंग बिट मैप्स और फ्री लिस्ट। देसी एग्जांपल पार्किंग लॉट्स सोचो, मैनेजर के पास एक रजिस्टर है, स्लॉट 1 फुल हो गया तो फिर वो स्लॉट 2 एम्प्टी है, तो वहां पे डालने लगेगा। वही रिकॉर्ड ओएस रखता है डिस्क को फ्री ब्लॉक के लिए। मान लीजिए अगर स्लॉट 1 फुल है तो वहां कहाँ से डालेगा गाड़ी, तो उसके पास रजिस्टर रहेगा, चलो स्लॉट 1 फुल हो गया, स्लॉट वो रजिस्टर दूसरा खोला, उसमें जहां जहां खाली है वहां वहां भेजते गया। ये सारा चीज कहाँ जाता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेस का ये एग्जांपल हो जाता है। फिर आता है कमांड लैंग्वेज एंड फाइल सिस्टम यूटिलिटी। ये क्या हुआ भाई? कमांड लैंग्वेज का मतलब द सेट ऑफ कमांड यूज टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम। यूटिलिटीज का मतलब टूल दैट हेल्प मैनेज लाइक कॉपी, मूव, डिलीट, फॉर्मेट, इस सब टाइप का। अब देखिए कॉपी एम के डायरेक्शन, DIR, RM, MB, LS, CP फॉर्मेट। अब ये सब चीज कहाँ यूज हो रहा है? अभी यूजर इंटरफेस में आप ऐसे राइट क्लिक करके कर लेते हैं, कॉपी कीजिए, ये कीजिए, लेकिन जब कमांड लाइन से करेंगे तो कैसे करेंगे? वहां पे लिखेंगे। अभी हम देख ही लेते हैं, अब आपको दिखाते हैं। वो जो कमांड लाइन काला वाला क्या टाइम पास करना, उसमें ये सारा कुछ चलता है, ठीक है। जैसे तुम मम्मी को कहते हो कि माँ ये कपड़े दूसरे अलमीरा में रख दो, ये कमांड है, और मम्मी के पास टूल है, ठीक है ना, फोल्डिंग बॉक्स है, लिस्ट है, यूटिलिटीज, ये हो गया। कंक्लूजन, कमांड जो है ना इंस्ट्रक्शन टू ओएस, इंस्ट्रक्शन को ओएस को इंस्ट्रक्शन देने का जो प्रोसेस होता है वो होता है कमांड। यूटिलिटी मतलब हेल्पर टूल टू परफॉर्म द टास्क इजिली, मतलब कि हेल्पर टूल जो है ना काम को, एक तो हम कमांड दे दिए भैया, सिंपल सी बात समझना। एक तो कमांड लाइन से हो गया कि कमांड दे दिए, वो कमांड हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं कि भैया इसको कॉपी करना है। एक होता है कि आप डायरेक्टली उस कोई टूल के थ्रू कॉपी कर रहे हैं, तो वो यूटिलिटीज हो गया कि काम वो भी वही कर रहा है, वो भी अंदर में कमांड ही चला रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे आपको चीजें फ्रेश फ्रेश दिख रही है। तो कमांड तो था ही, लेकिन उसमें यूटिलिटी हमारा हेल्प कर दिया कि टास्क को इजिली परफॉर्म कर दिया। नहीं तो आप क्या करते, कालो अक्षर भैंस बराबर, वो काला वाला पन्ना खोलते, उस पर कमांड लिखते, फिर काम होता। अभी क्या कर रहे हैं, माउस से खट से मारे, कॉपी इधर से उधर चला गया। फिर होता है इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज अ लेयर इन ओएस दैट मैनेज इनपुट आउटपुट। जैसे इट प्रोवाइड डिवाइस ड्राइवर, बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग। अब देसी एग्जांपल में ऑफिस में प्यून सिस्टम, प्यून हर डिवाइस के लिए अलग, मतलब कि हर बाबू के लिए अलग प्यून होता है। बफर टेबल जहां फाइल टेम्पोररी रखी होती है। स्पूलिंग मतलब प्रिंट जॉब क्यू में रखना। अब इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इंश्योर डेटा स्मूथली फ्लो करे
बिटवीन सीपीयू और डिवाइस। अब देखिए, जैसे एक ऑफिस है, इसमें 4-5 ऑफिसर हैं, सबका एक एक प्यून होगा अपना, ठीक है। अब एक बड़ा सा रैक वैक होगा, वहां पे फाइल वाइल रखा हुआ है। स्पूलिंग मतलब कि प्रिंट करवाना। अब एक जो बाबू है, इसको प्रिंट भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये किसको बोलेगा? प्यून को बोलेगा। प्यून जाएगा और स्मूथली तरीके से उसका प्रिंट करके लाके देगा। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये कैसे होता है? इनपुट आउटपुट सब सिस्टम से होता है। अब चलते हैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। In this method, the CPU directly control data transfer between input output device and memory. CPU continuously check device status pulling. अब देखिए बॉस जो CPU है, हर 2 मिनट में क्लर्क से पूछता है काम हुआ। अभी पिछले वाले में क्या था कि प्यून को दे दिया, प्यून अपने स्मूथली तरीके से 3-4 प्यून पहुंचे प्रिंट करवाने, सब अलग अलग बाबू के, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करके फिर बाबू तक पहुंचा देगा, मतलब ऑफिसर तक पहुंचा देगा, कोई लोड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो बॉस है वो बार बार पूछ रहा है उससे कि काम हुआ जी, अगर नहीं तो वेट करता है, फिर वो बोला कि नहीं अभी 2 मिनट और लगेगा, तो वो वेट करता है। ये जो चीज होता है ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होता है। फिर है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफर डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी विदाउट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि बॉस जो है, सीपीयू जो है, वो कलर को कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुम सीधा फाइल स्टोरेज में डाल दो। मतलब कि जहां पे रखना था, मान लीजिए प्रिंट करा के एक जगह पे चीज रखना था, अभी तक क्या हो रहा था कि ये प्रिंट करा के कहाँ दे रहा था? बॉस को दे रहा था, बॉस अपने तरीके से रख रहा था। अब बॉस बोला मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए भैया, तुम प्रिंट कराओगे उसके बाद डायरेक्टली वहां जाके रख देना, कह दिया, तो बीच में सीपीयू का काम खत्म। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। फिर है इंटरप्ट ड्राइवन, ये इनपुट आउटपुट है। इसका क्या? सीपीयू डजंट कीप चेकिंग डिवाइस स्टेटस, व्हेन डिवाइस इज रेडी इट सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू सीपीयू। बॉस कहता है काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। क्लर्क जब काम कंप्लीट करता है तो बेल बजाता है, उसको इंटरप्ट करता है कि भैया काम हो गया, मालिक काम हो गया। बॉस तुरंत रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है इसको इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट बोलते हैं। फिर आता है रिकवरी प्रोसीड्यूर, इसको क्या कहते हैं भाई? इफ एनी इनपुट आउटपुट एरर, कोई एरर दे दिया और फाइल करप्शन हैपन, कुछ हो गया, कोई काम नहीं हुआ, तो ओएस क्या करता है? उसको रिकवरी करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? बैकअप एंड रीस्टोर, फाइल कंसिस्टेंसी चेक करता है, जनरलिंग फाइल सिस्टम, लॉग ट्रांजेक्शन देखता है। देसी एग्जांपल देखें, तुम्हारे घर में मम्मी लिस्ट बनाती है कि आज क्या क्या खरीदा, क्या क्या रखा, और कुछ गलत हो गया तो वो लिस्ट से चेक करके करेक्ट कर लेती है। ये वाला जो सिस्टम है ये होता है रिकवरी प्रोसीड्यूर में। कंक्लूजन, रिकवरी का मतलब सिस्टम को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना आफ्टर क्रैश और एरर। इसके बाद ये फिर वही चीज हो गया, इसमें आपको क्या बोलते हैं, पूरा समरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है छठा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिकली ये बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रिसोर्स यानी मेमोरी, फाइल, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस को अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज या डैमेज से कैसे बचाता है। सिंपल वर्ड में ओएस एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? टेक्निकल मीनिंग की बात करें, प्रोटेक्शन मतलब हुआ कि ओएस के अंदर के रिसोर्स जैसे फाइल हो गया, मेमोरी हो गया, प्रोसेस हो, पर कंट्रोल रखना, कौन क्या एक्सेस कर रहा है इसका ध्यान रखना। सिक्योरिटी का मतलब सिस्टम को बाहर के अटैक जैसे हैकर हो गया, वायरस हो गया से बचाना। अब देखिए इन शॉर्ट में, प्रोटेक्शन मतलब इंटरनल कंट्रोल कि अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। सिक्योरिटी मतलब कि एक्सटर्नल क्या अटैक हो रहा है। मान लीजिए नेट से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है कि मान लीजिए कोई कुछ लिंक भेज दिया या कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो वहां से कोई अटैक ना हो जाए। तो ये चीजें जो बाहरी अटैक है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, जो इंटरनली चीजें हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। अब देखिए देसी, सोचो तुम्हारे घर में 2 चीजें हैं, गेट के अंदर लॉक, सिर्फ घर के लोग किचन या अलमीरा एक्सेस कर सकते हैं, घर में भी तो लॉक लगाते हैं कुछ कुछ रूम में, तो ये किसके लिए होता है? ये घर वालों के लिए। और एक होता है मेन गेट पे सीसीटीवी या लॉक, ये किसके लिए होता है? ये बाहरी लोगों के लिए। यही चीज है, जो अंदर वाला चीजें हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, और जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अब होता है सेफ गार्ड। क्या है? सेफ गार्ड आर मैकेनिज्म टू इंश्योर बोथ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सेफ गार्ड क्या करता है? इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज को
इंश्योर करता है, मतलब कि देखता है। दे आर द थ्री मेन टाइप। फिजिकल सेफ गार्ड, रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्सेस, जैसे सर्वर रूम को लॉक करना, ये सारा कुछ। ह्यूमन सेफ गार्ड, पासवर्ड, ट्रेनिंग, अवेयरनेस। टेक्निकल सेफ गार्ड, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, एंटीवायरस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब देसी एग्जांपल, घर में भी सेफ गार्ड होते हैं, जैसे दरवाजे पे ताला, ये फिजिकल हो गया, ताला लगा दिया। फैमिली के मेंबर को बता दिया किसी अननोन को घर में मत घुसने देना, ये क्या हो गया, ह्यूमन वाला चीज हो गया। फिर हो गया एक सीसीटीवी, ये टेक्निकल हो गया, है ना, कि वो ऑटोमेटिक चेक कर रहा है सब कुछ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये 3 स्टेज हो गए। फिर है पेनिट्रेशन एंड थ्रेट। पेनिट्रेशन का मतलब जब कोई अनऑथराइज यूजर सिस्टम में घुस जाता है बिना परमिशन, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। थ्रेट होता है पोटेंशियल रिस्क, जो सिस्टम को डैमेज या मिसयूज कर सकता है। टाइप ऑफ थ्रेट में देखें तो वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, अनऑथराइज लॉगिन है, डेटा थेफ्ट है, डेनियल ऑफ सर्विस है, डीओएस अटैक इसको बोलते हैं। अब देसी एग्जांपल में सोचो, किसी ने तुम्हारे घर का वाईफाई पासवर्ड चुरा लिया, वो अंदर घुसकर मूवी डाउनलोड कर रहा है, ये क्या है, पेनिट्रेशन है। वो हैक नहीं किया है, ठीक है, वो वायरस कुछ नहीं डाला, लेकिन उसका पासवर्ड जो है ना किसी तरीके से तुम्हारे पता चल गया उसको, तो वो क्या कर रहा है, तुम नहीं चाहते थे उसको देना, लेकिन किसी तरीके उसने जुगाड़ करके पता कर लिया, तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारे नेट से मूवी डाउनलोड कर रहा है। तो एक तरीके से पेनिट्रेशन है ये, बिना परमिशन का। लेकिन जब तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो जाता है तो वो क्या होगा, थ्रेट हो गया, क्योंकि उसके काम करने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, अनऑथराइज एक्सेस हुआ है वो, और तुम्हारा सिस्टम स्लो हो गया, तो ये हो गया आपका थ्रेट। जैसे पेनिट्रेशन मतलब अटैक हो गया, और थ्रेट मतलब अटैक होने के चांस है, या अटैक जब हो गया तो सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रेट। अब है एक्सेस कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल होता है ओएस डिसाइड करता है कौन क्या कर सकता है, ठीक है। इट यूज यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी। एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL, एग्जांपल रीड राइट एग्जीक्यूट। अब मान लो किसी यूजर को हम सिर्फ दे रहे हैं पढ़ने का ऑथोरिटी, हम बाकी चीजों को कोई फाइल, नया फाइल बनाने का ऑथोरिटी नहीं दे रहे हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल। डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करे, ये कंट्रोल करता है, ताकि कॉन्फिडेंशियल इन्फो अनऑथराइज एक्सेस तक ना पहुंचे। देसी एग्जांपल, जैसे घर में मम्मी कहती है बेटा किचन में जा सकते हो पर गैस मत खोलना, गैस मत जलाना, ये क्या है भाई, ये एक्सेस कंट्रोल है। आपको परमिशन है जाने का, लेकिन वहां क्या, जाने का परमिशन है लेकिन यूज करने का नहीं है, तो ये हो गया एक्सेस कंट्रोल, कि आपको तो वहां पर देखने का है कि आप जाके देख सकते हो किचन में क्या हो रहा है, लेकिन जाके वहां पे गैस मत चलाने लग जाना। और वो ये भी कहते हैं कि पापा को के लॉकर का सीक्रेट किसी को मत बताना, ये क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, कि ये जो डेटा है ये किस तरीके से फ्लो होगा, ये चीज आपको बताया जा रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल है। अब कंक्लूजन क्या है, एक्सेस कंट्रोल मतलब परमिशन टू यूज, इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल मतलब कंट्रोल ऑन शेयरिंग, मतलब कि किस तरीके से शेयर होगा, किसको शेयर होगा, ये चीज है। अब है प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, जैसे टेक्निकल मीनिंग हो गया, कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो ओएस को प्रोटेक्शन में फेस होती है, जैसे अनऑथराइज एक्सेस, ट्रोजन हॉर्स और मालवेयर, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन और डिलीशन ऑफ डेटा, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फो, इनप्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस रूल। सोचो अगर तुम्हारे घर में छोटा भाई ने गलती से पापा के ऑफिस की फाइल डिलीट कर दिया, ये किसी ने लॉक का डुप्लीकेट की बना ली, ये क्या है, यही प्रोटेक्शन प्रॉब्लम है। मतलब हुआ तो अनऑथराइज एक्सेस से हुआ ना एक तरीके से, कि आपका चाबी किसी ने बना लिया डुप्लीकेट, या आपका भाई पापा का फाइल डिलीट कर दिया कंप्यूटर से, तो ये क्या है, ये सब फेस प्रॉब्लम फेस है। अब वो ऐसा नहीं कि अटैक हुआ या कुछ भारी चीज हो गया, लेकिन एक्सीडेंटल हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, सब कुछ इसमें आता है, प्रोटेक्शन प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रॉब्लम जब ओएस के रूल तोड़ दिए जाए, गलती से हो या जानबूझकर, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन प्रॉब्लम। अब है फॉर्मल मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन। फॉर्मल मॉडल मैथमेटिकली डिफाइन हाउ प्रोटेक्शन एंड एक्सेस शुड वर्क, दे हेल्प ओएस डिजाइनर प्रूव दैट सिस्टम सेफ है। कॉमन मॉडल होता है एक्सेस मॉडल, मैट्रिक कंट्रोल, जैसे रो, सब्जेक्ट, यूजर, कॉलम, ऑब्जेक्ट, फाइल। कॉल में लिखा होता है किस यूजर को फाइल पर क्या परमिशन है, ठीक है। अब है बेल ला पेडुला मॉडल, फोकस ऑन कॉन्फिडेंशियली, कि नो रीड अप नो राइट डाउन। बीबा मॉडल फोकस ऑन इंटीग्रिटी।
कैपेबिलिटी लिस्ट मॉडल, हर सब्जेक्ट के पास एक लिस्ट होती है, वो किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, सोचो स्कूल में एक चार्ट लगा है, अब है जैसे पर्सन हो गया प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट। अब रूम कौन कौन सा है, प्रिंसिपल स्टाफ रूम, टीचर क्लासरूम और स्टूडेंट क्लासरूम, ठीक है। अब लेकिन परमिशन क्या क्या है, प्रिंसिपल को फुल कंट्रोल है भाई, टीचर को क्या है, रीड और राइट का कंट्रोल है क्लासरूम में, स्टूडेंट को रीड ओनली का है, राइट का नहीं है। तो इस तरीके का जो रूल होता है ये होता है फॉर्मल मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर वही चीज हम यहाँ पे समरी दे दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी कंप्लीट हो गया आपका। यही सब सारा चीज़ था और इससे कुछ क्वेश्चन भी थे आज एग्जाम में। बाकी कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक वाइक तो आप लोग करते नहीं है, बोलना भी बेकार है आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।